Hello friends, how are you? And this is my social study class 10th. बच्चों, यहाँ हम एनसीईआरटी की सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गाइस लिसन। और बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो 1830 से लेकर 1848 के बीच जो रिवॉल्यूशंस हुई थी आपके पूरे यूरोप में, वो और अगर देखें तो आपका जो 1830 का जो टाइम पीरियड था यूरोप में, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उन्हें खाना और रोज़गार इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, और लोग जो थे वो शहरों में आ रहे थे और वहाँ सेटल हो रहे थे। और भी बहुत सारे रीजन थे कि कुछ है ना, जो आपके जो छोटे प्रोड्यूसर वगैरह हैं, उन्हें इंग्लैंड से आने वाली मशीनों से बनी चीज़ों के कंपटीशन से सामना करना पड़ रहा था। और गांव में जो वीवर्स थे, उन्हें जो उनके कॉन्ट्रैक्टर कच्चा माल देते थे और तैयार माल उनसे लेते थे, तो इसके लिए भी उनको बहुत कम पेमेंट दिया जाता था, जिससे उनकी जो हालत थी वो बहुत ही पुअर थी। और इसी के चलते जो लोग थे, उन्होंने सिलेसिया के जो गांव थे, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन पर अटैक किया था। और इस लड़ाई में कुछ आपके जो वीवर्स थे वो भी मारे गए थे। नाउ नेक्स्ट हियर 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, यानी कि उदारवादियों की क्रांति। बच्चों, ये लिबरल्स वही जो कि फ्रीडम की डिमांड करते थे, और आपका जो थर्ड स्टेटस के जो पढ़े लिखे एजुकेटेड जो लोग थे, वो ही आपके लिबरल कहलाए थे। अब यहाँ पर आगे पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीसेंट एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 a revolution led by educated middle class was under way। 1848 में बच्चों, यूरोप के बहुत सारे देशों में जब गरीबी भुखमरी और आपकी बेरोजगारी फैल रही थी, और उसी के चलते जो गरीब किसान लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे। गरीबी वगैरह फैल रही थी और उनकी नीड्स थी, वो बेसिक नीड्स वो पूरा नहीं हो पा रही थी। और इसी समय बच्चों, जो एक नया मध्य वर्ग जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, वो भी क्रांति कर रहा था, जिसे हम लिबरल्स कहते हैं। इवेंट ऑफ द फरवरी 1848 in France had brought about the abdication of the monarchy and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। फरवरी की 1848 में फरवरी में जितनी भी इवेंट्स हुई थी फ्रांस में बच्चों, उन इवेंटों के होने से वहाँ पर जो मोनार्की था, यानी कि राजतंत्र था, वो ख़त्म हुआ और एक रिपब्लिक जो था उसकी स्थापना हुई। और वो रिपब्लिक जो कि आपके यूनिवर्सल मेल सफरेज पर आधारित था, यानी कि सभी को, जो आपके 21 ईयर एज के या उससे अबव के जो मेल एडल्ट्स थे, उनको राइट टू वोट दिया गया था। इस तरह की घोषणा पार्लियामेंट में हुई थी, राइट टू वोट दिया जाएगा। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वर इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिट। और यूरोप के दूसरे जो एरिया थे, जगह थे, जहाँ पर इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बने थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। यहाँ पर बच्चों अभी आपका ये जो कंट्री थे वो पूरी तरह से फ्री नहीं हुए थे, यहाँ पर आपकी एक नेशन स्टेट जो था वो क्रिएट नहीं हुआ था। तो इन जगहों पर जो लोग रह रहे थे बच्चों, वो मैन और वुमेन, एज स्पेशली मैन और वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास combined their demands for constitutionalism with national unification। तो इन जगहों की
जो लिबरल मिडिल क्लास की मैन और वुमेन थे बच्चों, उन्होंने एक साथ मिलकर संविधानवाद की डिमांड की और ऐसा संविधान जो कि नेशनल यूनिफिकेशन से जुड़ा हो, यानी कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of association। और बच्चों, यूरोप के अलग अलग जगहों पर जो विद्रोह हो रहे थे, क्रांतियाँ हो रही थी, उनको देखते हुए और उन सब से फ़ायदा लेते हुए इन लोगों ने डिमांड की कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित नेशन स्टेट है वो क्रिएट होना चाहिए, और वो नेशन स्टेट जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पर प्रेस की फ्रीडम हो और संगठन बनाने की फ्रीडम हो, किसी भी तरह के राजनीतिक जो संगठन है वो बनाए जा सके। इस तरह की इनकी डिमांड थी, किनकी? लिबरल उदारवादियों की। Next, in the German region, a large number of political associations whose members were middle class, professional, businessmen and prosperous artisans came together in the city of the Frankfurt and decided to vote for all and German National Assembly। और बच्चों, जो जर्मनी के क्षेत्र थे वहाँ पर जहाँ आपके राजनीतिक जो संगठन थे वो बड़ी संख्या में बने हुए थे, मतलब पार्टियाँ जो थी वो बनी हुई थी जर्मनी के अलग अलग क्षेत्र में, और जिनके जो मेंबर्स थे, उन पार्टियों के जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ज़्यादातर आपके वो प्रोफेशनल थे और बिजनेसमैन थे, और वो प्रॉस्पर आर्टिसियंस थे, जो कि बच्चों फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हुए और उन्होंने मतलब डिसीजन लिया कि वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के फेवर में वोट करेंगे। इन सभी लोगों ने ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मर्ज इन आ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट जर्मनी कन्वेंटेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और इसी के साथ 18 मई 1848 में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने बच्चों एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट में जो आपकी संसद चल रही थी उसमें अपना स्थान ग्रहण किया या उसमें भाग लिया। दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। और उन्होंने बच्चों एक जर्मन राष्ट्र के निर्माण के लिए एक संविधान का प्रारूप था वो तैयार किया, और उसकी अध्यक्षता के लिए, इन सब की अध्यक्षता के लिए एक ऐसे राजा को चुना जिसे संसद के अधीन रहकर काम करना था इन सब कार्यों के लिए। When the deputies offered the crown on this term of Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। और जब जो प्रतिनिधि थे बच्चों, उन्होंने इन सब की जिम्मेदारी फेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि पर्सिया का किंग था, उसको सौंपी, तो उसने इसे रिजेक्ट कर दिया और दूसरे जो राजतंत्र के राजा थे उनके साथ मिल गया, और जो आपकी चुनी हुई नेशनल असेंबली थी उनका विरोध करने लगा। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ मिलिट्री और जो आपके कुलीन वर्ग के लोग थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर थे और उनका विरोध जो था वो बढ़ गया था। While the opposition of aristocracy and military became strong and the social basis of parliament eroded। और एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री का
जो अपोजिशन था बच्चों वो बढ़ गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और इससे क्या हुआ कि जो आपकी पार्लियामेंट जो कि सोशल बेसिस पर आधारित थी वो ख़त्म कर दी गई। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेट बाय द मिडिल क्लास हु रेस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसियन एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। पार्लियामेंट बच्चों जिसमें आपके मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे और उसमें उन लोगों ने जो गरीबों की और पुअर जो वर्कर्स थे और आर्टिसियंस थे उनकी डिमांड मानने से मना कर दिया। और इसका परिणाम स्वरूप जो गरीब लोग थे उन्होंने आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनको सपोर्ट देने से मना कर दिया। इन दी एंड ट्रूप वॉर कॉल्ड इन एंड दी असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंड। और लास्ट में सेना बुलाई गई और जो असेंबली थी उसे भंग कर दिया गया। बच्चों ये पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये बच्चों जो लिबरल्स लोग थे उन्होंने जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट में एक मीटिंग हेल्ड्स की थी, जिसके मेंबर्स जो थे वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जिन्होंने और उन मेंबरों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग की। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका मोनार्की जो राजा होता था वो बनाएगा, लेकिन वो राजा जो था और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जो भी राजा वगैरह और नेशनल असेंबली के सपोर्ट से, तो उस राजा पर नेशनल असेंबली का कंट्रोल रहेगा। लेकिन राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था और इस तरह से जो फाइनल आपकी नेशनल असेंबली थी वो भंग हो गई। आगे बच्चों, द इशू ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन was a controversial one within the liberal movements, in which large number of women had participates actively over the year। और बच्चों जो आपके लिबरल मूवमेंट्स हो रहे थे उनके अंदर जो लेडीज़ें थी उनको पॉलिटिकल राइट्स जो देने की जो बात की गई थी उसको उनसे वंचित रखा गया था। यानी कि जो लिबरल्स थे, जो लिबरलवादी पीपल थे वो वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स देने के पक्ष में नहीं थे। in which large number of women had participated actively over the years। और इन्हीं आंदोलनों में जो आपके उदारवादी जो आंदोलन हुए थे मूवमेंट्स और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए थे उनमें जो वुमेन्स थी वो काफ़ी सालों से उन्होंने पार्टिसिपेट्स किया था और फिर भी उनको अपने राइट्स के लिए लड़ाई करनी पड़ रही थी। और जो वुमेन्स थी फिर बाद में उन्होंने खुद के अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन संगठन बनाए थे, न्यूज़पेपर वगैरह छापे थे और पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लिया था और प्रदर्शन भी किया था। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड suffrage right during the election of assembly when the Frankfurt Parliament convent in Church of St. Paul women were admitted only as observer to stand in the visitor gallery। और इसके बावजूद भी बच्चों मीटिंग्स वगैरह में सब चीज़ों में भाग लेने के बावजूद भी जो वुमेन्स थी उन्हें राइट टू वोट से वंचित किया गया। जब आपके असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उनमें उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था। और जब फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट जो सभा आयोजित हुई थी मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो सभा थी वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। वहाँ पर वुमेन्स को बच्चों पार्लियामेंट में वुमेन्स ने भाग तो लिया था लेकिन उन्हें किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि करने पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ वहाँ उन्हें खड़े होने की परमिशन दी गई थी और कोई काम वो नहीं कर सकती हैं। जब सेंट पॉल में आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की जो मीटिंग हुई थी उसमें दो कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू suppress liberal movements
1848 they could not restore the old order. Monarchy were beginning to realize that the cycle of revolt and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary. हालांकि जो रूढ़िवादी जो तबके थे बच्चों, उन्होंने 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई। यानी कि जो आपकी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने 1848 में जो लिबरल्स जो पीपल थे वो आंदोलन कर रहे थे, उनको दबा दिया गया। किंतु जो कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट थी वो अपनी पुराने सिस्टम को वापस लाने में नाकाम रही। और राजा भी अब ये समझने लगे थे, जो आपके मोनार्ची थे वो भी ये समझने, राजतंत्र जो सिस्टम था वो समझने लगा था कि आपके जो लिबरल्स हैं और जो नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशनरी हैं उनको कुछ रियायतें दें या उनको उनके कुछ लाभ की बात करें, तभी ये जो क्रांति है उसको रोका जा सकता है। अब उन्हें ये बात समझ में आने लगी थी। Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1848. और 1848 के बाद जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो मोनार्ची, ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थे, यानी कि कुलीन राजतंत्र था, अब उन्होंने वो इंट्रोड्यूसन मतलब वो चेंजेस लाने शुरू किए जो कि 1848 में वेस्टर्न यूरोप में पहले ही हो चुके थे। वो सारे सिस्टम यहाँ पर लागू करने शुरू किए जो कि आपके वेस्टर्न यूरोप में काफ़ी पहले हो चुके थे। 10 सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिस्ड बोथ इन दी हैम्सबर्ग डोमिनेशन एंड इन रसिया। और वो क्या क्या चेंजेस लाए थे बच्चों कि उन्होंने भूदास यानी कि जो गरीब किसान थे जो कि भूमि पर काम करते थे, दास बनकर जमींदारों के उस सिस्टम को ख़त्म किया। बाउंडेड लेबर जो कि आपके बंधुआ मजदूर थे, उस सिस्टम को भी ख़त्म किया। कहाँ पर? जो कि हैम्सबर्ग डोमिनेट था वहाँ पर और रसिया में। दी हैम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगरियन इन 1867। और हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बच्चों यहाँ फेमिनिस्ट का मीन्स दिया है। ये बच्चों वो हैं सारे की है ना, कंजर्वेटिव्स जो थे वो अपने लोगों पर लिबरल मूवमेंट्स को दबा पाने में एबल रहे थे, लेकिन पुराने सिस्टम को वापस नहीं ला पाए थे। लेकिन अब मोनार्की जो थे वो समझने लगे थे कि लिबरल्स द्वारा, रिवॉल्यूशनरी द्वारा बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ हो रही हैं, तो इन क्रांति को शांत तभी किया जा सकता है जब हम रिवॉल्यूशनरी और लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ राइट दे दें। इसलिए उन्होंने 1848 के बाद यूरोप में कुछ चेंजेस लाने शुरू कर दिए। और वो चेंजेस जो कि आपके वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे, अब वो सिस्टम उन्होंने यहाँ पर भी लाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि उन्होंने भूदास्ता जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था, बाउंडेड लेबर को ख़त्म कर दिया था। बस ये है बच्चों इसमें। नेक्स्ट फेमिनिस्ट बच्चों नारीवाद, अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर। बच्चों यानी कि जो वुमेन्स के राइट्स होते हैं और हित होते हैं उनके प्रति उनको जागरूक करना, और वो राइट्स जो कि है ना आपके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनिटी पर आधारित हों। यानी कि वुमेन्स को मैन के समान राजनीति में और सोशल सिस्टम में और इकोनॉमिक सिस्टम में अधिकार देना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ये सोर्स सी में बच्चों दिया है, हाउ वर दी लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, कि वुमेन्स के लिए आपकी स्वतंत्रता और इक्वलिटी का क्या मतलब था।
तो आपके जो एक लिबरल पॉलिटिशियंस था जिसका नाम था कार्ल वेलकर, और जो कि है ना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक इलेक्टेड मेंबर था, उसने कुछ अपने विचार यहाँ पर बताए हैं एक पेपर के थ्रू। नेचर हैज़, उसने कहा है कि नेचर ने है ना आपकी मैन और वुमेन को दोनों को क्रिएट किया है और दोनों को अलग अलग तरह के काम दिए गए हैं। मैन और जो नेचर है उसने मैन को स्ट्रॉन्गर बनाया है, बोल्डर बनाया है और मतलब उसको फ्री रखा है। हैज़ बीन डिज़ाइन एज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, और उसको फैमिली का प्रोटेक्टर बताया है मैन को। और इट्स प्रोवाइडर मीट फॉर द पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन डिफेंड, और उनको है ना जो मैन है उनको पब्लिक टास्क के लिए बताया है कि है ना कानून वगैरह पर उनका अधिकार है और वो रक्षा बचाव जो है उत्पादक वो इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन जो वुमेन है, वुमेन को उसने वीक बताया है और डिपेंड बताया है, डरपोक बताया है, और वो सिर्फ है ना जो मैन की प्रोटेक्शन पर डिपेंड रहती है, ऐसा कुछ कहा है। मतलब मैन पर डिपेंड, सहायता के लिए मैन पर डिपेंड रहने वाली बताया है। और उनकी जो स्थिति है वो सिर्फ घर तक है वुमेन्स की, और उनको बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, फैमिली का पालन पोषण, इस तरह से उसने कहा है। डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ डेट गिवन सच डिफरेंस इक्वलिटी बिटवीन दीज सिस वुड ओनली एंडेंजर हार्मोनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली। तो और पुरुषों की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो क्या कोई ऐसा प्रमाण हमें मिलना चाहिए कि वो इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी करके परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगा। मतलब इस तरह का डिफरेंस जो है उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि परिवार लोगों की और वुमेन्स की जो एक एस्टीम होती है उसको खतरे में डाल दे। ऐसा ही एक लुइस ओटो पीटर्स है जिसका टाइम पीरियड 1890 से 95 तक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और जिसने वुमेन के लिए पत्रिका वगैरह जो थी वो छापी थी, और बाद में एक फेमिनिस्ट नारीवादी पॉलिटिकल एसोसिएशन था उसको चलाया था या इस्टाब्लिश किया था। और उसका जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था, द फर्स्ट इशू ऑफ हर न्यूज़पेपर 21 अप्रैल 1848 कैट द फॉलोइंग एडिटोरियल। और अपने न्यूज़पेपर में जो कि 1948 में उसने प्रिंट किया था, कुछ बातें जो थी वो बताई थी। बस इतना ही बच्चों, इसे आप खुद पढ़ सकते हो, बाकी के लिए कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।